हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की सीरीज़। और इसमें आज हम देखेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का 2019-20 का एकेडीयू का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस 5 ईयर्स के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो है 10 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमें 10 के 10 क्वेश्चन जो है हमें अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। और इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 2 मार्क्स का आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीटली 20 मार्क्स का होता है। चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी। हमें जो है डीडीटी के स्ट्रक्चर और यूजेस बताने हैं। हमारे डीडीटी की फुल फॉर्म होती है हमारी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसके अकॉर्डिंग हम हमारा जो है स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल है। हमारे यहाँ पे जो है 2 फिनाइल ग्रुप है, जिसमें हमारा एक क्लोराइड ग्रुप जो है वो अटैच है। और हमारा यहाँ पे ट्राइक्लोरो इथेन, और यहाँ पे हमारा एक इथेन की चेन है, और वहाँ पे हमारा 3 क्लोराइड ग्रुप जो है अटैच है। तो इसलिए हमारा ट्राइक्लोरो इथेन। इस तरीके से आप जो है इजीली स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज एज इंसेक्टिसाइड्स। ये जो है इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम जो है इसको इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज एज पेस्टिसाइड्स। ये जो हमारा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। ये जो हमारा इंसेक्ट्स को किल करने में जो है यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। हमें जो है बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में बताना है। इसमें हमारा बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर कुछ इस तरीके से होती है। इसमें हमारा बेंजीन में जो है 6 कार्बन होते हैं, और 6 कार्बन के साथ हमारा जो है 6 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। इसमें हमारा एक कार्बन जो होता है वो हमारा 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है। और हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड में से हमारा एक कार्बन जो है वो हमारा एडजेसेंट 2 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमारा हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर होती है हमारी बेंजीन की। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसलिए हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के यूनिट 1 के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने जो है बहुत अच्छे से डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप इजीली वहाँ से जाके समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। हमें बताना है कि हमारा फिनॉल जो होता है वो हमारा एसिडिक नेचर क्यों शो करता है। बिकॉज इट कैन लूज H+ आयन फ्रॉम इट्स OH बॉन्ड एंड फिनॉक्साइड आयन इज फॉर्म्ड विच इज़ स्टेबल। चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं। इसमें हमारा जो बेंजीन होता है, बेंजीन में हमारे 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। अब 6 हाइड्रोजन एटम में से कोई भी हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करा के उसकी जगह हमारा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करा देते हैं। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच हो जाता है, इसको हम कहते हैं फिनॉल। अब यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हमारा जो है ये वाला बॉन्ड होता है जिसे हम कहते हैं OH बॉन्ड। अब ये जो हमारा एक तरफ तो हमारा ये कार्बन से अटैच है इस तरीके से, और ये ऑक्सीजन जो है वो हमारा एक तरफ जो है हाइड्रोजन से अटैच है। अब ऑक्सीजन जो है वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो हमारा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी अपनी तरफ खींच लेगा। अब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा तो ये जो हमारा ज़्यादा पोलर बॉन्ड बन जाएगा। मतलब ये हमारा OH बॉन्ड जो होता है हमारा ये वाला बॉन्ड, ये हमारा ज़्यादा पोलर हो जाएगा। अब ज़्यादा पोलर हो जाएगा तो इस वजह से हमारा ये जो है ईजिली H+ आयन को रिलीज़ कर देगा। और H+ आयन कोई भी कंपाउंड जो है जितना ईजिली हमारा H+ आयन को रिलीज़ कर देता है वो उतना ही हमारा एसिडिक होता है। तो हमारा H+ आयन रिलीज़ करने के बाद हमारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा डायरेक्टली हमारा डीलोकलाइज हो जाएगा हमारा बेंजीन रिंग में। तो इस वजह से हमारा फिनॉक्साइड आयन जो है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इस वजह से हमारा ईजिली जो हमारा फिनॉल जो है वो हमारा ईजिली H+ आयन को रिलीज़ करके फिनॉक्साइड आयन में चला जाता है, और फिनॉक्साइड आयन जो है वो ईजिली हमारा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाता है। तो इस वजह से हमारा फिनॉल जो होता है वो हमारा एसिडिक नेचर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन। हमें जो है फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन के बारे में बताना है। एक्सप्लेन विद सुटेबल रिएक्शन। हमें जो है उसके रिएक्शन के थ्रू हम जो है उसको एक्सप्लेन करना है। चलिए इसको देख लेते हैं। एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप टेक प्लेस इन बेंजीन। हम बेंजीन में असाइल ग्रुप का एडिशन कराते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन। इसमें हमारा यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, हमने यहाँ पे बेंजीन लिया है। बेंजीन का हम जो है असाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 यहाँ पे हमारा जो है कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, और यहाँ पे हमारा जो है बेंजीन में से H+ आयन यहाँ पे अटैच था। तो हमारा ये बेंजीन का H+ आयन और हमारा यहाँ का Cl, ये दोनों मिलके हमारा HCl बना देंगे, और यहाँ पे हमारा एज अ बाय प्रोडक्ट HCl निकल जाएगा, और हमारा ये असाइल ग्रुप जो है वो हमारा यहाँ पे बेंजीन पे अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट आ गया और यहाँ पे हमारा HCl रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ नेप्थोल। हमें जो नेप्थोल का स्ट्रक्चर और यूजेस बताने हैं। हमारा नेप्थोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फिनॉल रिंग है, इसके साथ अगर हम एक और बेंजीन रिंग अटैच करा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है नेप्थोल। नेक्स्ट हम इसका यूज देख लेते हैं। ये इट इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स। इट इज़ यूज्ड इन डाई मेकिंग। हम जो है डाइज को बनाने के लिए हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन परफ्यूम मेकिंग, और हम जो है परफ्यूम के फॉर्मेशन या फिर उसका सिंथेसिस में हम जो है इसका नेप्थोल का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे यूजेस थे नेप्थोल के।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एसिड वैल्यू। हमें जो एसिड वैल्यू को एक्सप्लेन करना है कि एसिड वैल्यू होती क्या है। एसिड वैल्यू इट इज़ यूज टू मेजर फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन द फैट एंड ऑयल्स। हमारा फैट और ऑयल्स में से कितना हमारा जो है फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है उसको मेजर करने के लिए हम जो है एसिड वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। एसिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है हमारा 5.61 मल्टीप्लाई बाय एन बाय डब्ल्यू। हमारा एन जो है वो हमारा ब्यूरेट रीडिंग होता है और हमारा डब्ल्यू जो होता है वो हमारा सैंपल वेट होता है। नॉर्मली हम सैंपल वेट जो है वो हमारा 10 ग्राम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव होवर्ट सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन। हमें जो है फिनेंथ्रीन की होवर्ट सिंथेसिस बतानी है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं हम नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का रिएक्शन कराते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यहाँ पे हमारा फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन होती है और हमारा नेफ्थलीन जो होता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है हमारा नेप्थाइल प्रोपोनिक एसिड में। फिर हम इसका जो है क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं। फिर हम जो है नेप्थाइल प्रोपोनिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अमलगिनेटेड जिंक एंड HCl और फिर वो जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है इस कंपाउंड में। और फिर हम इसका जो है डिहाइड्रेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और फिर ये जो हम इसको हीट देते हैं और ये जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है 1 कीटो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन में। और फिर हम जो है इसका रिएक्शन कराते हैं दोबारा क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें हम जो है जिंक अमलगिनेटेड जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl और फिर ये जो हमारा कन्वर्ट होता है 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन में। फिर हम जो है इसका प्लेटिनम के साथ हीट देंगे और ये जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फिनेंथ्रीन में। इस तरीके से हम जो है होवर्ट सिंथेसिस करवाते हैं फिनेंथ्रीन की। तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। हमें जो है साइक्लोएल्केन्स के स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बताना है। इसमें हमारा जो है सबसे पहले आ जाता है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो हमारा सबसे कम स्टेबल होता है। फिर आता है हमारा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर हमारा आता है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन जो है वो हमारा साइक्लोब्यूटेन से ज़्यादा स्टेबल है। फिर हमारा एंड में आ जाता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो हमारा साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे हमारा सबसे कम स्टेबल साइक्लोप्रोपेन है और यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो हमारा साइक्लोहेक्सेन है। तो इस तरीके से हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है हमारा साइक्लोएल्केन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रॉ एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर। हमें जो है कोई भी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे ड्रॉ करना है। और यहाँ पे हमारा जो है थोड़ा बहुत 1-2 लाइन भी उसमें बता सकते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है टोलुइन। टोलुइन में हमारा क्या होता है, हमारा एक बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग में कोई भी एक हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करके हम वहाँ पर जो है CH3 ग्रुप लगा देते हैं, उसे हम कहते हैं टोलुइन। फिर आता है हमारा फिनॉल। फिनॉल में हमारा जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करके वहाँ पर हमारा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करा देते हैं, उसे हम कहते हैं फिनॉल। नेक्स्ट आता है हमारा एनिलीन। एनिलीन में हमारा बेंजीन रिंग होती है, उसमें से हम एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हमारा जो है NH2 अटैच करा देते हैं, उसे हम कहते हैं एनिलीन। नेक्स्ट आता है हमारा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में भी हमारा एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हम जो है वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा देते हैं, उसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट आता है हमारा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में भी हमारा बेंजीन रिंग होती है, वहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके CHO ग्रुप लगा देते हैं, जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, उसे कहते हैं हम बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमें कोई भी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डाईफिनाइल मीथेन। हमें जो है डाईफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर बताना है और उसके यूजेस के बारे में बताना है। यहाँ पे हमारा डाईफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा जो 2 फिनाइल रिंग होती है, बीच में हमारा जो है मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज इन फ्रेगरेंस इंडस्ट्री। ये जो था हमारा फ्रेगरेंस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करा जाता है। हमारा इसकी फ्रेगरेंस प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारा इसको जो है कई शॉप्स में भी हम इसको जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इट इज़ यूज इन पेस्टिसाइड्स। ये जो था हमारा पेस्टिसाइड्स की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डाईफिनाइल मीथेन। तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे जो है 3 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमें कोई भी अपनी चॉइस से 2 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो होता है वो हमारा 10 मार्क्स का होता है। तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका हमारा सेक्शन बी जो है वो हमारा कंप्लीट हमारा 20 मार्क्स का हो जाता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है गिव स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। हमें जो फिनॉल्स का स्ट्रक्चर बताना है, फिर हमें उसके प्रिपरेशन बतानी है कि कैसे हम जो है लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं फिनॉल को, और फिर हमें जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा फिनॉल का स्ट्रक्चर आ जाता है। फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। हमारा एक बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में से एक हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करा देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है फिनॉल। चलिए इसमें थोड़ा थियोरेटिकल देख लेते हैं। फिनॉल इज एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस 1 हाइड्रो H एटम इन बेंजीन। वही हमारा बता रखा है। फिनॉल जो होता है वो हमारा एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये जो होता है हमारा इसमें होता है कि हमारा एक बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हम उसकी जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन करा देते हैं, उसे हम कहते हैं फिनॉल। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। इसमें हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम जो है फिनॉल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं लैब्स में। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है फ्रॉम हेलोएरिन्स। इसको हम डोस प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम सबसे पहले करते क्या है, इसमें हमारा आता है सबसे पहले क्लोरोबेंजीन। हम जो है क्लोरोबेंजीन लेंगे, उसको हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे एट 623 केल्विन पे, और हमारा यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो हमारा 300 एटमॉस्फेयर होता है, और ये हमारा क्लोरोबेंजीन जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड में।
फिर हम जो है उसको रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट HCl के साथ और ये जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। तो इस तरीके से हम जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं फिनॉल्स की। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रॉम क्यूमिन। हम जो है क्यूमिन की हेल्प से हम जो है फिनॉल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले लेंगे क्यूमिन। क्यूमिन का हमारा जो है रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे हमारा बन जाता है क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड और फिर हम जो है उसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं और यहाँ पे हमारा जो है वाटर के साथ रिएक्ट करा के ये जो हमारा फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा फिनॉल प्लस एसीटोन, यहाँ पे हमें जो है 2 चीज़ें मिलती हैं। थर्ड हमारा आता है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स। हम जो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स की हेल्प से भी इजीली फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसको जो है हम वाटर में जो है बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद वो जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में और यहाँ पे एज अ HCl हमारा जो है बाई प्रोडक्ट की तरह निकलता है और यहाँ पे हमारा जो है N2 गैस भी रिलीज होती है। फोर्थ आता है हमारा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हम जो है इजीली बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हेल्प से भी फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम जो है बेंजीन लेते हैं, उसको हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं और ये हमारा जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। फिर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ और यहाँ पे हमारा जो है ये प्रोडक्ट बन जाता है। फिर हम जब इसको हीट देंगे तो यहाँ पे हमारा जो है सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। फिर हम उसको जो है वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं और यहाँ पे हमारा ईजिली जो है हमारा फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो है फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स। हमें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करनी है फिनॉल्स की। इसमें हमारा आ जाता है इट इज़ कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन नेचर। ये जो होता है हमारा फिनॉल जो होता है वो हमारा कलरलेस होता है और हमारा क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। इसका हमारा मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 41 डिग्री सेल्सियस और हमारा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है 182 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट हमारा आता है इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। ये जो होता है हमारा वाटर में ईजिली सॉल्यूबलाइज हो जाता है। इट इज़ यूज एज डिसइंफेक्टेंट और ये जो होता है हमारा फिनॉल जो होता है हमारा डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करा जाता है। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिनॉल्स की। नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। हमें जो है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करनी है हमारे फिनॉल्स की। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। अब फिनॉल जो है वो हमारा एसिडिक नेचर का है, तो हमारा एसिड और जब भी हम उसको रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ तो वहाँ पर हमारा जो है सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। आपने पढ़ा ही होगा जब भी हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है सॉल्ट बनता है। इसी तरीके से हमारा फिनॉल जो है वो हमारा एसिडिक नेचर का है, तो जब भी हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ या फिर किसी और बेस के साथ तो वहाँ पर हमारा जो है सॉल्ट फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर हमारा जो है सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट जो है वो हमारा बन जाएगा और वहाँ पर हमारा जो है वाटर भी एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा। सेकंड आता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जब भी फिनॉल को हम रिएक्ट कराते हैं जिंक डस्ट के साथ और उसको जो है हीट देते हैं तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे फिनॉल में जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा रिमूव हो जाता है और हमारा हाइड्रोजन एटम जो है अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे बेंजीन बन जाता है और हमारा ये ऑक्सीजन एटम जो है जिंक के साथ मिलकर हमारा जिंक ऑक्साइड बना लेता है। तो इस तरीके से हमारा फिनॉल का जो है रिडक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने यहाँ पे नाइट्रेशन की बात करी है कि अगर हम फिनॉल का नाइट्रेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा। हम सबसे पहले फिनॉल का जो है रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ। यहाँ पे हमारा जो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनता है और हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। तो उम्मीद है गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हमारा जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है उसके हमारा जो है एनालिटिकल सिंथेटिक और अदर एविडेंस बताने हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है एनालिटिकल एविडेंस। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड रिंग। बेसिकली हमारा मोलिकुलर फार्मूला जो होता है हमारा बेंजीन का वो होता है हमारा C6H6। मतलब यहाँ पे हमारा जो है 6 कार्बन होता है और हमारा 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये क्या शो कर रहा है कि हमारा जो है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे शो करते हैं कि इसमें जो हमारा अनसैचुरेटेड रिंग है। मतलब यहाँ पे हमारा जो बेंजीन की रिंग है उसमें हमारे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो है एनालिटिकल एविडेंस ये बताता है कि हमारा बेंजीन रिंग में कहीं ना कहीं हमारे जो है अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकंड आता है हमारा सिंथेटिक एविडेंस। सिंथेटिक एविडेंस क्या बताता है, बेंजीन हैव अनसैचुरेशन। हमारा जो है एनालिटिकल एविडेंस ने बता दिया था कि हमारा बेंजीन के पास जो हमारा अनसैचुरेशन है, मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो इट कुड बी कंस्ट्रक्टेड एज स्ट्रेट चेन कंपाउंड। और इसको जो हम ये बताता है कि हम जो है इजीली स्ट्रेट चेन कंपाउंड की तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट इट डिड नॉट बिहेव लाइक एल्कीन एंड एल्काइन, सो इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अब ये सिंथेटिक एविडेंस क्या कह रहा है कि हमने जो है एनालिटिकल एविडेंस में पता लगा लिया था कि हमारा बेंजीन के पास कहीं ना कहीं अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो हम इसको जो है अब यहाँ पे हमारा जो है अंदाज़ा लगा रहा है कि इसको जो हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की तरह भी बना सकते हैं। बट ये जो हमारा स्ट्रेट चेन कंपाउंड कौन सा होता है, हमारा एल्कीन और एल्काइन। हमारा अगर डबल बॉन्ड होंगे तो हमारा एल्कीन होगा और हमारा ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हमारा एल्काइन होता है। तो ये क्या कह रहा है कि हमारा इसको जो है हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना तो सकते हैं बट ये जो हमारा एल्कीन और एल्काइन की तरह बिहेव नहीं करता है। तो इसलिए हम जो है इस वजह से इसको स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं बना सकते। तो ये हमारा जो है सिंथेटिक एविडेंस बताता है। अब थर्ड आता है हमारा अदर एविडेंस। अदर एविडेंस में हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की।
बेंजीन एडिड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल टू गिव साइक्लोहेक्सेन। अब हमारा यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन में हमने जो है 3 मोल हाइड्रोजन के ऐड करवाए हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल जो है यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है और ये जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोहेक्सेन में। दिस कन्फर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड 3 डबल बॉन्ड्स। और ये जो होता है हमारा यहाँ पे हमारा जो है साइक्लोहेक्सेन बन चुका है और ये जो हमारा कन्फर्म कर देता है कि ये बेंजीन में जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और ये इसमें हमारा जो है 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। हमें जो है स्टेनलेस रिंग थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सेसे एंड मोहर प्रपोज दिस थ्योरी इन 1918 टू एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स। हमारा सेसे और मोहर ने मिलके ये थ्योरी को प्रपोज करा था हमारा 1918 में और इन्होंने इस थ्योरी में बताया था साइक्लोहेक्सेन और हायर साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेसे एंड मोहर थ्योरी साइक्लोएल्केन्स आर नॉट इन प्लेन। हमारा सेसे मोहर थ्योरी क्या कहती है? हमारा सेसे मोहर थ्योरी कहती है कि हमारा साइक्लोएल्केन जो होते हैं वो हमारा सिंगल प्लेन में नहीं होते। इट प्रपोज दैट हायर मेंबर रिंग कैन फ्री फ्रॉम स्ट्रेन इफ़ ऑल रिंग कार्बन आर नॉट फोर्स्ड इनटू वन प्लेन। इन्होंने बताया था कि हायर मेंबर रिंग्स जो होती है वो हमारा स्ट्रेन से फ्री हो सकती है अगर हम उस रिंग के सभी कार्बन्स को एक ही प्लेन में लाई ना करें। तो अगर हम अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे तो उसमें जो है बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होगा। They exhibit in two non-planar conformation which are free from strain. These are stainless as the carbon lie in different plane. बेसिकली वही बता रहा है कि अगर हम कार्बन एटम्स अगर एक रिंग के सभी कार्बन एटम्स को हम डिफरेंट प्लेन्स में लाई करेंगे तो उसमें जो है बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होगा और वो जो हमारा स्ट्रेनलेस रिंग होगी। अब यहाँ पे हमारा एग्जांपल दे रखा है साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन की 2 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट आती है हमारी बोट फॉर्म, सेकेंड आती है हमारी चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म इज़ मोर स्टेबल दैन बोट फॉर्म। हमारा चेयर फॉर्म जो होती है वो हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है हमारी बोट फॉर्म से। तो ये थी हमारे स्टेनलेस रिंग थ्योरी। बेसिकली हमारा स्टेनलेस रिंग थ्योरी कहती क्या है कि अगर हम रिंग के सभी कार्बन एटम्स को डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगे तो हमारा जो हायर मेंबर रिंग्स है उसमें हमारा बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं आएगा। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा सेक्शन बी जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे जो है 7 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं जिसमें से हमें कोई भी 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना पड़ता है और इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 7 मार्क्स का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन सी जो है वो हमारा टोटल 35 मार्क्स का हो जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है गिव हकल थ्योरी विद सुटेबल एग्जाम्पल। हमें जो हकल थ्योरी के बारे में बताना है उसके एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इन 1931 जर्मन केमिस्ट इनरिच हकल प्रपोज दिस थ्योरी। अब ये थ्योरी किसने प्रपोज करी थी? हमारे जर्मन के कोई केमिस्ट थे, उनका नाम था हमारा इनरिच हकल, जिन्होंने ये थ्योरी को प्रपोज करा था। ये थ्योरी कब प्रपोज हुई थी? 1931 में। इट इज़ इंपॉर्टेंट रूल एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स मस्ट फॉलो दिस रूल। और ये जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल होता है और सभी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनको ये रूल फॉलो करना ज़रूरी होता है। दिस रूल गिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इस रूल ने जो हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी थी, ये थी हमारी 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमारा n जो है वो हमारा इंटीजर्स है। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हम जो है बेंजीन की एरोमेटिसिटी चेक कर रहे हैं। अब बेंजीन हैज़ 3 डबल बॉन्ड्स। अब बेंजीन में जो होता है आप सभी को पता है कि 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब 3 डबल बॉन्ड्स में हमारा एक बॉन्ड में हमारे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। तो हमारा यहाँ पे हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, उसकी जगह हमने 6 पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमारा आ गया 4n+2 = 6। अब यहाँ पे हमारा 2 जो है वो हमारा इस तरफ जाएगा, यहाँ हमारा 6 - 2 आ जाएगा। तो हमारा 6 - 2 कितना होता है? हमारा 4। तो वही हमारा बता रखा है 4n = 4 आ जाएगा। फिर हमने n को यहीं रहने दिया। अब 4 को डिवाइड में ले जाएंगे तो हम जो है 4/4 = 1। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा n = 1। हैंस बेंजीन इज एरोमेटिक, क्योंकि हमारा n जो है यहाँ पे हमारा इंटीजर आया है। अगर हमारा n जो है वो हमारा इंटीजर आता है तो वो कंपाउंड जो है वो हमारा एरोमेटिक होता है। इस वजह से हम जो है इस इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड। हमें जो है बेंजोइक एसिड को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर बताना है, फिर हमें उसकी प्रिपरेशन बतानी है कि कैसे हम जो उसको लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं, फिर हमें जो उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है। चलिए सबसे पहले हम उसका जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। नीचे हमारा जो बेंजीन रिंग होती है, हमारा बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हमारा वहाँ पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा देते हैं, उसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। इसमें हमारा आता है व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिप्लेस 1 हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन रिंग देन इट फॉर्म बेंजोइक एसिड। वही हमारा बता रखा है, जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो हमारा रिप्लेस कर देता है एक हाइड्रोजन एटम को बेंजीन में से, तो वो जो हमारा फॉर्म हो जाता है बेंजोइक एसिड।
नेक्स्ट हम इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम बेंजोइक एसिड की सिंथेसिस कर सकते हैं हम लैब में। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हम जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के थ्रू हम जो है इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले बेंजीन लेंगे, बेंजीन को हम रिएक्ट कराएंगे COCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और यहाँ पे हमारा बेंजाइल क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो है HCl रिलीज हो जाएगा। फिर हम जो है बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ और यहाँ पे हमारा जो है बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो है HCl एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। सेकंड आता है हमारा फ्रॉम थैलिक एसिड। हम जो है थैलिक एसिड के थ्रू भी इसका सिंथेसिस करा सकते हैं। इसमें हम जो है थैलिक एसिड लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं CaO के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस हमने यहाँ पे ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जो होता है हमारा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड आता है हमारा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन। हम जो है टोलुइन की हेल्प से भी हम बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले टोलुइन लिया है, उसका हमने रिएक्शन कराया 3 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। हमने जो है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट और ये जो होता है हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा बेंजोइक एसिड में और यहाँ पे हमारा वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो है बेंजोइक एसिड की सिंथेसिस करवा सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा फ्रॉम बेंजाइल अल्कोहल। हम जो है बेंजाइल अल्कोहल की हेल्प से भी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल लेंगे, उसका हम रिएक्शन कराएंगे K2Cr2O7 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और ये जो होता है हमारा कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में। तो ये थे हमारे कुछ मेथड्स जिसकी हेल्प से हम जो है बेंजोइक एसिड की सिंथेसिस कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजोइक एसिड। हमें जो है बेंजोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना है। इट इज़ कलरलेस क्रिस्टलाइन इन नेचर। हमारा बेंजोइक एसिड जो होता है वो हमारा कलरलेस होता है और हमारा क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। फेंटली प्रेजेंट ऑर्डर इंसॉल्युबल इन वाटर। हमारे यहाँ पे ऑर्डर बता रखी है कि ये इसमें जो है हमारा एरोमा होती है और ये जो हमारा इंसॉल्युबल होता है वाटर में, मतलब वाटर में ये सही से सॉल्युबलाइज नहीं होता। फिर हमारा इसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है। मेल्टिंग पॉइंट हमारा 122 डिग्री सेल्सियस और हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 250 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजोइक एसिड। हमें जो है बेंजोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करनी है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है सोडियम बेंजोएट सॉल्ट फॉर्मेशन। इसको आप इस तरीके से समझिए कि बेंजोइक एसिड जो है वो हमारा एसिड नेचर का है, मतलब ये जो है एसिडिक नेचर शो करता है। अब जब भी हम एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हमारा वाटर रिलीज होता है। वही हमारा सेम प्रोसेस यहाँ होगा। यहाँ पे हमारा जो बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं हम बेस के साथ, बेस हमने लिया है NaOH, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एज अ बेस हम यूज़ कर रहे हैं और ये यहाँ पर हमारा जो है सोडियम बेंजोएट सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो है सोडियम का जो है सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा और यहाँ पे हमारा जो है वाटर रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन में क्या होता है, हमारा जो है बेंजोइक एसिड का हम रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पे हमारा जो है एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे हमारा जो है वाटर रिलीज हो जाता है। थर्ड आता है हमारा रिडक्शन टू बेंजाइल अल्कोहल। हमारा जो है रिडक्शन करा रहे हैं हम बेंजोइक एसिड का और यहाँ पे हमारा जो बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हम जो है बेंजोइक एसिड लेते हैं, बेंजोइक एसिड का हम जो है रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 और ये जो होता है हमारा बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे हमारा जो है वाटर रिलीज हो जाता है। फोर्थ रिएक्शन आती है डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन में हम करते हैं सिंपली हम बेंजोइक एसिड लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं CaO के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस हमने लिया है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जो हमारा बेंजोइक एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बेंजीन में और यहाँ पे हमारा CaCO3 जो हमारा एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमें स्टडी करनी है कि हमारे पास एक मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स है जिसमें हमारा पहले से एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड है। अब उस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से हमारा अगर दोबारा हम उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं तो उस रिएक्शन पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा उस सब्स्टिट्यूएंट का, या तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी या फिर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। तो उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सर्टेन सब्स्टिट्यूएंट्स कॉज रेट ऑफ सेकंड सब्स्टिट्यूशन टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बेंजीन इटसेल्फ, अनदर कॉज रेट टू बी स्लोअर। वही हमारा बता रखा है कुछ सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और कुछ सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। उन्हीं के बारे में हमें स्टडी करनी है। सब्स्टिट्यूएंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग टुवर्ड्स फर्दर सब्स्टिट्यूशन। हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने जो है दो क्लासेस में डिवाइड करा है, हमारा एक्टिवेटिंग और हमारा डीएक्टिवेटिंग। जो हमारा एक्टिवेटिंग होगा वो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा और जो हमारा डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देंगे। इसमें हमारा फर्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, वो ग्रुप जो कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज कर देते हैं और हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसमें हमारा फर्स्ट आता है हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल में हमारा होता है OH, ये जो हमारा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। सेकंड आता है हमारा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी भी हमारा जो है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है। फिर आता है हमारा अमीनो। अमीनो में आ जाता है हमारा NH2 और NHR, ये जो होता है हमारा वीकली एक्टिवेटिंग होते हैं। फिर आता है हमारा एल्काइल। एल्काइल में आ जाता है हमारा CH3, C2H5 वगैरह वगैरह, जितने भी हमारे एल्काइल चेन होती है वो हमारा आ जाता है एल्काइल में, ये भी हमारा वीकली एक्टिवेटिंग होते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा हेलोजेंस। हेलोजेंस जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये जो होता है हमारा वीकली डीएक्टिवेटिंग होते हैं। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जिससे आपको जो है इजीली याद हो जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इसमें हमारा जो है नाइट्रेशन हो रहा है हमारा एनिसोल का। अब एनिसोल में क्या होता है, हमारा मिथॉक्सी ग्रुप अटैच होता है हमारा बेंजीन के ऊपर, उसे हम कहते हैं एनिसोल। हमारा इसमें क्या कह रहा है, हमारा यहाँ जो है हमारा एनिसोल है उसका हम नाइट्रेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH। और यहाँ पे हमारा जो NH2 जो हमारा इस पोजीशन पर अटैच हो रहा है और हमारा इस पोजीशन पर अटैच हो रहा है। चलिए इसको थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। इन एनिसोल मिथॉक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यहाँ पे हमारा जो मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है जो कि हमारा एल्कोक्सी ग्रुप से रिलेट है, और ये जो हमारा एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का। As we know that इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग्स। अब जो हमें पता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो हमारा ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। Does it direct the नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और वही हमारा बता रखा है, ये जो हमारा नाइट्रो, यहाँ पे हमारा जो नाइट्रेशन हो रही है तो नाइट्रेशन में जो होता है हमारा NO2 जो है वो अटैच होगा। अब ये जो हमारा NO2 हमारा जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है उसको जो है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगाएगी या फिर हमारा जो है पैरा पोजीशन पे लगाएगी। तो ये जो होता है हमारा जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। तो चलिए गाइस, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होते हैं, वो ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो हमारे मेटल डायरेक्टर्स होते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है नाइट्रो। नाइट्रो को हम जो है NO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो होता है हमारा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। सेकंड आता है हमारा एल्डिहाइड, इसको हम जो है CHO के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमारा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। थर्ड आता है हमारा कीटोन, इसको हम COR के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी हमारा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। फिर आता है हमारा सल्फोनिक एसिड, ये भी हमारा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। फिर आता है हमारा साइनाइड, ये भी हमारा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। और नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हमारा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब इसके एग्जांपल में आ जाता है हमारा नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है, हमारा बेंजीन के ऊपर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होता है, उसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो जो हमारा मेटा डायरेक्टिंग होगा प्लस वो जो हमारा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। अब यहाँ पे हमने जो बेंजोइक एसिड को रिएक्ट कराया है HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज मेटा डायरेक्टिंग, दस इट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग आएगा और हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे हमारा जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इस वजह से हमारा ये नाइट्रेशन प्रोसेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन स्पूनिफिकेशन एंड आयोडीन नंबर। हमें जो स्पूनिफिकेशन और आयोडीन नंबर को एक्सप्लेन करना है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है स्पूनिफिकेशन नंबर। इट इज़ द नंबर ऑफ mg ऑफ KH रिक्वायर्ड टू स्पूनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल्स। मतलब 1 ग्राम फैट और ऑयल्स को स्पूनिफाई करने के लिए हमारा कितना KH जो है वो रिक्वायर्ड है, उसे हम कहते हैं स्पूनिफिकेशन नंबर। इट मेजर एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड्स, और ये जो होता है हमारा फैटी एसिड्स का एवरेज मोलिकुलर वेट मेजर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नॉन क्वांटिटी ऑफ फैट एंड ऑयल्स रिफ्लेक्स विद एन एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहलिक KOH। सबसे पहले हमने जो है नॉन क्वांटिटी ली हमने फैट या ऑयल्स की, जिसको हमें जो है स्पूनिफाई करना है। उसमें हमने मान लीजिए कि हमने 10 ग्राम जो है फैट या ऑयल लिया, फिर उसको जो हमने उसमें एल्कोहलिक KOH डाल दिया, बहुत सारा एक्सेस क्वांटिटी में हमने एल्कोहलिक KOH डाल दिया और उसको हमने जो है रिफ्लेक्स पे रख दिया। अब 2 घंटे बाद जब हम उसको निकालेंगे, आफ्टर स्पूनिफिकेशन टाइट्रेट इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड 0.5 मोलर HCl। स्पूनिफिकेशन हमने जो है रिफ्लेक्स कंप्लीट होने के बाद उसको जो हमने उठाएंगे और उसको जो है टाइट्रेट करेंगे 0.5 मोलर HCl के साथ। एंड फिनोफ्थलीन यूज्ड एज इंडिकेटर, और वहाँ पे हम जो है फिनोफ्थलीन का यूज़ करेंगे एज अ इंडिकेटर, और उसको फिर हम जो है टाइट्रेट करेंगे 0.5 मोलर HCl के साथ। टाइट्रेट होने के बाद क्या करेंगे, नोट द रीडिंग। फिर हम जो है जो भी रीडिंग आएगी हम उसको नोट कर लेंगे पेपर पे। रिपीट अबव स्टेप विद ब्लैंक टाइट्रेशन, और फिर हम सेम स्टेप हम जो है रिपीट करेंगे ब्लैंक टाइट्रेशन के साथ। इसमें हमने जो है 10 ग्राम फैट और ऑयल्स लिया था, बट हमारा जो है ब्लैंक टाइट्रेशन में हम कोई भी फैट या ऑयल नहीं लेंगे, सिंपली हम एक्सेस क्वांटिटी में हम KOH लेंगे और उसको हम जो है रिफ्लेक्स पे रखेंगे और उसको जो है स्पूनिफाई होने के बाद उसको जो है टाइट्रेट करेंगे 0.5 मोलर के साथ। और सेम प्रोसेस हम जो है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज़ करेंगे और फिर उसको टाइट्रेट करेंगे, फिर उसका जो है रीडिंग आएगी उसको नोट कर लेंगे। सेम जो प्रोसेस है वो हम इसको फॉलो करेंगे और फिर हमारे पास जो है 2 रीडिंग आ जाएगी। एक हमारी जो ब्लैंक टाइट्रेशन की है उसको हम B से डिनोट कर रहे हैं, और जो हमारी एक सैंपल वाली है उसे हम A से डिनोट कर रहे हैं। फिर हम जो स्पूनिफिकेशन वैल्यू इस तरीके से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से स्पूनिफिकेशन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्पूनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू 28.05 मल्टीप्लाई बाय B माइनस A डिवाइडेड बाय W।
यहाँ पे W क्या है, सैम्पल वेट, जो कि हमने फैट या फिर हमारा ऑयल्स का लिया था 10 ग्राम हमने जो वेट लिया था, तो हम यहाँ पे W की जगह 10 हम इजीली लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा B क्या है, हमारा ब्लैंक रीडिंग जो भी आई है उसका एवरेज हम B की जगह रख देंगे, और जो भी हमारा सैंपल के साथ रीडिंग आई थी टाइट्रेट करने पे उसे हम A की जगह रख देंगे। तो इस तरीके से हम इजीली स्पोनिफिकेशन वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आयोडीन वैल्यू की, कि आयोडीन वैल्यू होता क्या है। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन दैट वुड एडेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल्स, मतलब कितने ग्राम हम आयोडीन जो है उसको ऐड करवा सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स में, जो कि हमारा 100 ग्राम फैट और ऑयल्स में प्रेजेंट है। सबसे पहले हम जो है सैंपल लेंगे 100 ग्राम फैट और ऑयल्स का, उसमें हम जो है कितने ग्राम आयोडीन को ऐड करवा सकते हैं उसे हम कहते हैं आयोडीन वैल्यू। इट इज़ बेस्ड ऑन अपटेक ऑफ हेलोजन, ये जो हमारा अपटेक ऑफ हेलोजन के ऊपर बेस्ड होता है कि कितना ज़्यादा हम जो है हेलोजन का अपटेक करवा सकते हैं। इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। टेक 1 ml सैंपल, सबसे पहले हम जो है 1 ml सैंपल लेंगे, इसमें हम जो है ऑयल या फैट कोई भी ले सकते हैं। ऐड 25 ml CCl4, फिर हम जो है 25 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड उसमें ऐड कराएंगे। ऐड 25 ml विथ सॉल्यूशन, और फिर हम जो है 25 ml उसमें विथ सॉल्यूशन ऐड करेंगे। स्प्रिंकल KI क्रिस्टल्स अराउंड द स्टॉपर, फिर हम क्या करेंगे उसमें जो है स्टॉपर को जो है क्लोज कर देंगे, और उस स्टॉपर के आसपास जो है हम उसको पोटेशियम आयोडाइड के जो क्रिस्टल्स हैं उसको स्प्रिंकल कर लेंगे, उसको डाल देंगे। कीप इट इन डार्क फॉर 30 मिनट्स, और फिर हम उसको जो है डार्क प्लेस पर रख देंगे 30 मिनट के लिए। नाउ वॉश द स्टॉपर विद 100 ml डिस्टिल वाटर, फिर हम जो है 100 ml डिस्टिल वाटर के साथ उसको वॉश कर देंगे उसके स्टॉपर को। नाउ टाइट्रेट इट विद सोडियम थायोसल्फेट, फिर हम जो है सोडियम थायोसल्फेट के साथ उसको टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी हमारी कंसनट्रेशन है 0.1 मोलर। व्हेन सॉल्यूशन बिकम लाइट ब्राउन, फिर हमारा जो है जब हमारा सॉल्यूशन जो है वो हमारा लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा। ऐड 1 ml स्टार सॉल्यूशन, फिर हम उसमें जो है 1 ml स्टार सॉल्यूशन डाल देंगे। एंड अगेन टाइट्रेट इट अंटिल एंड पॉइंट रीच, और फिर हम जो है उसको दोबारा टाइट्रेट करेंगे जब तक हमारा जो है एंड पॉइंट नहीं आ जाएगा, और एंड पॉइंट आते ही हमारा जो है ये सॉल्यूशन जो है वो हमारा कलरलेस हो जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। नेक्स्ट अब हम आयोडीन वैल्यू का फॉर्मूला देख लेते हैं। आयोडीन वैल्यू इज इक्वल टू 1.269 मल्टीप्लाई बाय B माइनस A बाई W। यहाँ पे हमारा B जो है वो हमारा ब्लैंक टाइट्रेशन की रीडिंग होगी, और हमारा A जो है वो हमारा सैंपल टाइट्रेशन की रीडिंग होगी। यहाँ पे हमारा W जो है वो हमारा सैंपल वेट होगा, कि हमने जो है 1 ml लिया था हमने सैंपल, तो वहाँ पे हम जो है 1 ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ईजिली आयोडीन वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल्स। हमें जो है फैट और ऑयल्स की रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। इसमें हमारा फर्स्ट रिएक्शन आती है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड्स हाइड्रोलाइज बाय एंजाइम लाइपेज। हमारा ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो हमारा हाइड्रोलाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। हमारा एंजाइम कौन सा, हमारा लाइपेज। इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। हमारा ट्राइग्लिसराइड जो है वो हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम, और ये जो होता है हमारा ग्लिसरॉल और हमारा फ्री फैटी एसिड्स में ब्रेक हो जाता है। सेकंड आता है हमारा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड्स कन्वर्ट इन सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स बाय मेटल कैटलिस्ट। यहाँ पे हम जो है मेटल कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं एज अ निकल, और यहाँ पे हम जो है हीट देंगे तो हमारा अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स में। इसका हमारा एग्जांपल आ जाता है ग्लिसरॉल ट्रायोलेट को हम जब रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और उसको जब हीट देंगे तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल टाइस्ट्रेट। तो इस तरीके से हम जो है हाइड्रोजनेशन करवाते हैं फैट और ऑयल्स की। थर्ड आता है हमारा स्पूनिफिकेशन। स्पूनिफिकेशन में क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड सॉल्ट फ्रॉम द फैट एंड ऑयल्स विद एल्कलाई इज नोन एज स्पूनिफिकेशन। बेसिकली हमारा स्पूनिफिकेशन में होता क्या है, जब भी हम ऑयल्स या फिर फैट को हम रिएक्ट कराते हैं एल्कलाई के साथ, तो वहाँ पे हमारा या तो सोप बनेगा या फिर सॉल्ट बनेगा, तो उसी को हम कहते हैं स्पूनिफिकेशन। इसको आप एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑयल है, ऑयल का हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि एक बेस है, और वहाँ पे हम जो है हीट देंगे तो ये जो हमारा ग्लिसरॉल और हमारा सोप का फॉर्मेशन करेगा। फोर्थ आती है हमारे रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स। रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स में क्या होता है रेंसिडिटी ऑकर बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। अब रेंसिडिटी होती क्यों है, या तो हमारा एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस हो जाए उस केस में हमारा रेंसिडिटी कॉज हो जाती है, या फिर हमारा ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं उसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डबल बॉन्ड्स का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमारा जो रेंसिडिटी कॉज हो जाएगी। अब इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है ऑयल रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम एंड इट गिव ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स। यहाँ पे हमारा जो ऑयल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम, और ये जो हमारा ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है और हमारा फ्री फैटी एसिड्स को रिलीज कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइंग ऑयल्स। ड्राइंग ऑयल्स में क्या होता है व्हेन हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल आर एक्सपोज्ड टू एयर अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म थिन फिल्म। बेसिकली हमारा इसमें होता क्या है जब भी हम हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल को एयर के कांटेक्ट में रखेंगे तो उसमें जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होने की वजह से उसमें जो है थिन फिल्म फॉर्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ड्राइंग ऑयल्स।
इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आ जाता है लिनोलेट फ्रैगमेंट्स। लिनोलेट फ्रैगमेंट का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोपेरोक्साइड में। जब हम हाइड्रोपेरोक्साइड का पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो ये हमारी जो है एक पतली सी थिन फिल्म को फॉर्म कर लेता है, इसलिए हम इसको जो है ड्राइंग ऑयल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव बेयर स्ट्रेन थ्योरीज एंड इट्स लिमिटेशंस। हमें जो है बेयर स्ट्रेन थ्योरीज के बारे में बताना है और उसकी लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करना है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इट प्रपोज्ड बाय एडोल्फ बेयर्स इन 1885 ही एक्सप्रेस द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ये जो हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरीज थी वो हमारी प्रपोज करी थी एडोल्फ बेयर नाम के व्यक्ति ने 1885 में, और इन्होंने बताया था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स, मतलब स्टार्टिंग के कुछ स्टेबिलिटी बताई थी हमारे साइक्लोएल्केन्स की। He assumed that all cycloalkanes are planar and stability of cycloalkanes are depend upon angle strain। इन्होंने एज्यूम करा था कि सभी साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो हमारे प्लेनर होते हैं और हमारा जो स्टेबिलिटी होती है साइक्लोएल्केन्स की वो डिपेंड करती है एंगल स्ट्रेन पे। इन्होंने बताया था कि एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेज स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, मतलब हमारा एंगल स्ट्रेन और हमारा स्टेबिलिटी पे जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हमारा एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा स्टेबिलिटी जो है वो हमारी डिक्रीज होगी। एंगल स्ट्रेन होता क्या है? द डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड एंगल एंड एक्चुअल एंगल। हमारा डिजायर्ड एंगल और एक्चुअल एंगल में जितना डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन। अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स आर एज फॉलो। हमारे बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने हमारी स्टेबिलिटी बताई थी साइक्लोएल्केन्स की। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है साइक्लोप्रोपेन। हमारे साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी जो होती है वो हमारी सबसे कम होती है। फिर आता है हमारा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन की साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा होती है। फिर आता है हमारा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की साइक्लोब्यूटेन से ज़्यादा होती है। और फिर आता है हमारा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन की सबसे ज़्यादा होती है। तो बेसिकली हमारा इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ करी थी कि इन्होंने बताया था कि हमारा साइक्लोहेक्सेन जो है उसकी स्टेबिलिटी साइक्लोपेंटेन से कम है, जो कि इनकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो गई थी। नेक्स्ट अब हम लिमिटेशन देख लेते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरीज की। इट नॉट एक्सप्लेन रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। बेयर ने जो है अपनी थ्योरीज में रिंग ओपनिंग रिएक्शंस के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा था। सेकंड आती है हायर साइक्लोएल्केन्स नॉट फॉलो दिस रूल। और हायर साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। थर्ड आता है हमारा साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन। इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन जो थी, इन्होंने बताया था कि हमारा साइक्लोपेंटेन जो होता है वो हमारा साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये इनकी कुछ लिमिटेशंस थी। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेपथलीन। हमें जो नेपथलीन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उसका स्ट्रक्चर बताना है, प्रिपरेशन बतानी है और उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है। हमारा नेपथलीन का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से होता है। इसमें हमारी 2 बेंजीन रिंग फ्यूज होती हैं, उसे हम कहते हैं नेपथलीन। नेक्स्ट अब हम इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है फ्रॉम पेट्रोलियम। हम जो है पेट्रोलियम फ्रैक्शन लेते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं हम कॉपर के साथ और हमारा टेम्परेचर हम सेट करते हैं 680 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारा जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा नेपथलीन में। और हमारे यहाँ पे जो है मिथाइल नेपथलीन का भी फॉर्मेशन होता है। फिर हम जो है मिथाइल नेपथलीन को हाइड्रोजनेशन कराते हैं, उसको जो है निकल की प्रेजेंस में हम रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन गैस के साथ, और वो भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नेपथलीन में। तो इस तरीके से हम जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हम जो है नेपथलीन का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड आता है हमारा फ्रॉम 4-फिनाइल 1-ब्यूटेन। हम 4-फिनाइल 1-ब्यूटेन से भी हम जो है नेपथलीन का प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे हमारा जो है 4-फिनाइल 1-ब्यूटेन लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं CaO के साथ हीट की प्रेजेंस में, और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट होता है हमारा नेपथलीन में, और यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। थर्ड आता है हमारा फ्रॉम 4-फिनाइल 3-ब्यूटानोइक एसिड। हम 4-फिनाइल 3-ब्यूटानोइक एसिड की हेल्प से भी हम नेपथलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम 4-फिनाइल 3-ब्यूटानोइक एसिड लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। वहाँ पे हमारा जो है वाटर रिलीज हो जाता है और हमारा एक अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है। फिर हम उसको जो है जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और फिर वो जो हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है नेपथलीन में, और वहाँ पे हमारा जो है जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। फोर्थ आता है हमारा बाय होवर्थ सिंथेसिस। बाय होवर्थ सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बेंजीन लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यहाँ पे हमारा होता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बीटा बेंजोइल प्रोपोनोइक एसिड में। फिर हम उसका जो है क्लीमंसन रिडक्शन करवाते हैं। इसमें हम जो है अमलगिनेटेड जिंक का यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और फिर वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है गामा फिनाइल ब्यूटायरिक एसिड में। फिर हम गामा फिनाइल ब्यूटायरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फिर हमारा ये फॉर्म हो जाता है टेट्रालोन, और टेट्रालोन को रिएक्ट कराते हैं हम अमलगिनेटेड जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। यहाँ पे हमारा क्लीमंसन रिडक्शन दोबारा होगा और ये हमारा बना देगा टेट्रालिन, और टेट्रालिन को हम रिएक्ट कराते हैं प्लेटिनम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा नेपथलीन में। तो ये थे हमारे कुछ मेथड्स जिसकी हेल्प से हम जो है लैब में नेपथलीन के फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेपथलीन। इसमें हम नेपथलीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। इट इज़ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये जो हमारा कलरलेस होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 82 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 218 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये जो हमारा इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, मतलब वाटर में जो है सही से सोल्यूबलाइज नहीं होता है, और इसकी मॉथ बॉल ऑर्डर होती है।
नेक्स्ट अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। इसमें हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, हम नेफ्थलीन को रिएक्ट कराते हैं Na के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और हमारा टेम्परेचर होता है हमारा 78 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमारा जो है नेफ्थलीन जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है 1,4 डाईहाइड्रोनेफ्थलीन में। इसमें हमारा 1 और 4 पोजीशन पे जो है 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाते हैं, इसलिए हम इसको 1,4 डाईहाइड्रोनेफ्थलीन कहते हैं। सेकंड आता है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम नेफ्थलीन को रिएक्ट कराते हैं CrO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH और यहाँ पे हमारा जो है 1,4 नेप्थाक्यूनोन बन जाता है। इसमें हमारा 1 और 4 पोजीशन पे हमारे जो है ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हो जाते हैं, इसलिए हम जो है इसको 1,4 नेप्थाक्यूनोन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन में क्या होता है, हम जो है क्लोरीन का एडिशन कराते हैं। हम सिंपली नेफ्थलीन को रिएक्ट कराते हैं Cl2 के साथ और यहाँ पे हमारा जो है 1,4 डाईहाइड्रोनेफ्थलीन बन जाता है। इसमें भी हमारा 1 और 4 पोजीशन पे 2 क्लोराइड ग्रुप जो है वो हमारे अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या करते हैं, हम जो है असाइल ग्रुप का एडिशन कराते हैं नेफ्थलीन में। सिंपली हम जो है नेफ्थलीन को रिएक्ट कराते हैं CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और यहाँ पे हमारा जो है 1 एसिटाइल नेफ्थलीन बन जाता है। फिफ्थ आता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में सिंपली हम अल्काइल ग्रुप का एडिशन कराते हैं नेफ्थलीन में। इसमें हम सबसे पहले नेफ्थलीन ले लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं CH3CH2Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और यहाँ पे हमारा जो अल्काइल ग्रुप है वो इस तरीके से ऐड हो जाता है और हमारा ये फॉर्म हो जाता है और हमारा HCl जो है वो हमारा रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी हमारी नेफ्थलीन की। उम्मीद है गाइज आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का 2019-20 का AKDO का क्वेश्चन पेपर आज हमने आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट हो तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट के सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।